Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my name is Mohammad Shahnawaz and in this video we will discuss about the concept of earthquake. So generally इस वीडियो में हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे earthquake के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ स्केल पढ़ेंगे, इसके जो अर्थक्वेक है इसका मेजरमेंट स्केल क्या, यूनिट क्या है। इसके बाद हम लोग कुछ कॉजेस पढ़ेंगे जिसके वजह से अर्थक्वेक ओक्यूर होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक पढ़ेंगे जो हमारा वर्ल्ड के रीजन में इन द ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किस रीजन में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, ओक्यूर होता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। अब जनरली कहीं भी हम लोग देखते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे कभी भी हमारा शेकिंग होता है यानी कि ट्रेम्बलिंग होता है तो उस शेकिंग को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। सो एन अर्थक्वेक इज ए मेजर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस। और ये जो शेकिंग होता है या ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से होता है, ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से होता है, काउज बाय एंडोजेनेटिक थर्मल कंडीशंस ऑफ द कन्वेक्शन कंडीशंस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली जितने भी सारे हमारे फोर्सेस एक्ट करते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में, दे आर द मेन काउज, दे आर द मेन एजेंट ऑफ द अर्थक्वेक। सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि ए एन स्ट्रॉलर और ए एन स्ट्रॉलर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1976 टू द concept of earthquake. So an earthquake is a motion of the ground surface ranging from a faint tremor to a wild motion capable of shaking buildings apart and causing gaping fissures to open in the ground. So this is the definition of an earthquake by A.N. Stroller. अब हम लोग ए एन स्ट्रॉलर के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो द अर्थक्वेक इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ वेव मोशन, यानी कि वेव मोशन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक प्रकार है जो कि किस फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है। सो इट ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इन वाइडनिंग सर्कल्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ सडन एनर्जी रिलीज। फोकस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सडन एनर्जी रिलीज होगा सबसे पहले उस रीजन को हम लोग फोकस बोलेंगे। सो बेसिकली ये जो डेफिनेशन दिया था ए एन स्ट्रॉलर ने दिया था और इन दोनों ने मिल करके ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया था अर्थक्वेक। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन अर्थक्वेक। अब हम लोग देखते हैं जो अर्थक्वेक हमारा किसी भी रीजन्स में आता है उसको हम लोग कैसे नाप। अब इसका जो नापने का तरीका है ये बेसिकली एक स्केल पाया जाता है जिसको हम लोग रिक्टर स्केल पाया बोलते हैं। और उस स्केल से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारा अर्थ में हमारा सरफेस में शेकिंग हुआ है वो उसका जो मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ इंटेंसिटी कितना है। अब मैग्नीट्यूड अगर हमें पता करनी हो, अगर मैग्नीट्यूड पता करनी हो तो सिंपली हम लोग रिक्टर स्केल का यूज करेंगे। अगर इंटेंसिटी पता करना हो तो हम लोग मैर्केली स्केल का प्रयोग करेंगे। सो एक बात जान लो कि यहाँ पे जो हमारा स्केल होता है ना, ये दो टाइप का स्केल हमारा होता है, दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है स्केल। पहला है हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, रिक्टर स्केल में हम लोग का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो हम लोग पता कर सकते हैं। और ये जो इंटेंसिटी होता है ना ये बेसिकली मर्केली स्केल के द्वारा नापा जाता है। सो स्केल जो हमारा अर्थक्वेक है उसको नापने के लिए दो टाइप के स्केल होते हैं, एक रिक्टर स्केल, एक मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल में जनरली मैग्नीट्यूड को नापा जाता है, मर्केली स्केल में इंटेंसिटी को नापा जाता है। अब मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होगा ना कि जितने भी सारे एनर्जी रिलीज होंगे ना, हम लोग ने अभी देखा था जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। सो मैग्नीट्यूड में क्या होगा कि जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग नापते हैं मैग्नीट्यूड जो रिक्टर स्केल में। इंटेंसिटी में जितने भी जो मर्केली स्केल है जितने भी ज़्यादा इंटेंस रहेगा अर्थक्वेक, यानी कि इंटेंस में बेसिकली जितना भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, कैजुअलिटीज़ होगा, ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होगा, ह्यूमन डेथ्स होगा, उस बेसिस पे हम लोग मर्केली स्केल में क्लासीफाई करते हैं अर्थक्वेक को। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल। अब रिक्टर स्केल ने चार्ल्स एफ रिक्टर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1935। इसके पहले बेसिकली गिस्सिप्पी मर्केली ने मर्केली स्केल दिया था। तो बेसिकली जो रिक्टर स्केल है वो बाद में आया, इसके पहले मर्केली स्केल का यूज़ किया जाता है, इंटेंसिटी को नापने के लिए किया जाता था, और जो कि 1883 में दिया गया था बाय द गिस्सेप्पे मर्केली। सो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल, रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल। अब जो रिक्टर स्केल का जो
रेंज होता है ना वो बेसिकली 0 to 9 तक होता है। सो द रिक्टर स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 9। वहीं पे मर्केली स्केल का रेंज होता है ना वो बेसिकली 1 से लेकर के 12 तक होता है। सो द प्लेस ऑफ ओरिजिन, अब यहाँ पे देखो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन रहेगा ना, जो हमारा अर्थ, जो हमारा अर्थ के इंटीरियर में जो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द एनर्जी रहेगा ना, ऑफ द अर्थक्वेक, एनर्जी बोलो अर्थक्वेक बोलो एक ही बात है। पहले वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रहता है, फिर हमारा सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सिस्मिक वेव्स के फॉर्म के बाद हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं उसको। सो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि इट इज़ ऑलवेज हिडन इनसाइड द अर्थ बट इट्स डेप्थ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब बेसिकली जो जनरली जितने भी सारे अर्थक्वेक ऑक्योर होते हैं उसका जो डिस्टेंस रहता है, उसका जो डेप्थ रहता है वो इसी रीजन में होता है, 20 to 30 किलोमीटर या फिर मोस्टली 100 किलोमीटर तक जाता है अर्थक्वेक ऑक्योर होते हैं। अब इसके अंदर तक भी जाता है, डेप्थ तक भी रहता है। अब हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन काइंड में मैक्सिमम जो 700 किलोमीटर डेप्थ तक ऑक्योर होने वाला भी हमारा जो अर्थक्वेक है। और इस टाइप के हम लोग अर्थक्वेक को हम लोग प्लूटोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। सो अब हम लोग कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द अर्थक्वेक। सो जनरली यहाँ इस रीजन में हमारा एनर्जी है एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक। अब इस रीजन में एनर्जी सबसे पहले रिलीज हुआ तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे फोकस ऑफ द सिस्मिक वेव्स। अब ये जो ट्रैवल करेगा बेसिकली सिस्मिक वेव्स। सो अब ट्रैवल करते करते एक ऐसा रीजन सबसे पहले जिस रीजन में सरफेस के जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ का सरफेस पे सबसे जो पहले पहुंचने वाले रीजन को हम लोग इस रीजन को हम लोग एपिसेंटर बोलेंगे। सो ये जनरली हमेशा जो ये रीजन का जो एंगल रहेगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा जिसके वजह से ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा वेलोसिटी के साथ साथ सबसे ज़्यादा कम समय में ये ट्रैवल करेगा। सो फोकस समझ में आ गया। अब फोकस को बेसिकली हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। सो फोकस एंड हाइपोसेंटर इज सेम। सो फोकस हो गया, ये हमारा सबसे पहले जहाँ पे ओरिजिन होगा हमारा एनर्जी सिस्मिक वेव्स। और एपिसेंटर उस रीजन पे जो जो अर्थ के उस रीजन पे, अर्थ के उस सरफेस पे जहाँ पे सबसे पहले जो सिस्मिक वेव्स एक्सपीरियंस किया गया है, तो उस रीजन को हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ वेव्स के बारे में। सो ये एक चीज याद रखो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। अब बॉडी वेव में भी दो टाइप के होते हैं। बॉडी वेव में सबसे पहला होता है प्राइमरी वेव्स जिसको हम लोग पी वेव्स बोलते हैं। प्राइमरी वेव्स जो कि ये है। अब प्राइमरी वेव्स के साथ साथ और एक वेव होता है, ये रहा सेकेंडरी वेव्स जिसको हम लोग एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। सरफेस वेव में बेसिकली एक वेव रहता है सरफेस वेव्स, ये बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है बॉडी वेव्स जनरली अर्थ के हमारा इंटीरियर में बनेगा, बॉडी में बनेगा। सरफेस वेव्स हो गया हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर बनेगा, यानी कि हमारा क्रस्ट के ऊपर बनेगा। और ये जो सरफेस वेव है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि थोड़े से डेप्थ तक जाएगा, क्रस्ट के डेप्थ तक जाएगा, सरफेस के नीचे जाएगा, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सो इसका जो पावर होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ डिस्ट्रक्टिव होता है, ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है सरफेस वेव, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ऑक्यूर करता है। तो चलिए बॉडी वेव में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी वेव्स। तो व्हाट आर प्राइमरी वेव्स? सो बेसिकली इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या फिर कंप्रेशनल वेव्स बोला जाता है। अब लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला जाता है मैं बताता हूँ यहाँ पे। सो ये हमारा एक इमेज है प्राइमरी वेव्स का, जो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसमिट होता है प्राइमरी वेव्स कैसे होता है। सो ये जनरली देख सकते हो, पहले ये यहाँ पे एक्सपेंड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपेंड हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर एक्सपेंड हुआ। इसी टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वे में चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चल रहा है, जिसके वजह से इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। और साथ साथ यहाँ पे इस रीजन में बेसिकली कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने की वजह से इसको कंप्रेशनल वेव्स भी बोला जाता है, या फिर सिंपली पी वेव्स। यानी कि पी का सबसे पहला जो प्राइमरी वेव्स का सबसे पहला पी वर्ड है पी, तो उसको पी वेव दर्शाता है। सो इसका जो मोशन होता है टू एंड फ्रो, यानी कि आगे जाता है पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर कंप्रेस होके फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है। सो इसका मोशन है टू एंड फ्रो मोशन। और एक चीज, एक फैक्चुअल बात ये है कि सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग स्पीड रहता है ये सॉलिड मीडियम्स में रहता है। सॉलिड मटेरियल्स में ये बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी इसका हाई रहता है।
सो अब वेलोसिटी हाई रहने की वजह से बेसिकली क्या होता है ना कि ये बेसिकली फर्स्ट वेव्स होता है जो हमारा सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है सॉलिड मटेरियल्स में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो उसका अर्थ का क्रस्ट है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा सॉलिड मटेरियल्स वहीं पे पाए जाते हैं, जिसके वजह से जो वेलोसिटी है, जो पी वेव्स का वेलोसिटी है सॉलिड मटेरियल्स में ज़्यादा होता है, जिसके वजह से सबसे पहले रिकॉर्ड होता है हमारा सिस्मोग्राफ में। अब बेसिकली इसका जो मूवमेंट होता है ये वर्टिकल मूवमेंट होता है। अब हमारा कहीं भी मान लो अर्थ के इंटीरियर में हमारा एनर्जी रिलीज हुआ, और वो एनर्जी रिलीज जो है सिस्मिक वेव्स जो है वो प्राइमरी वेव्स हुआ, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये वर्टिकल मूव करेगा, यानी कि सीधा वर्टिकल मूव करेगा। और एक चीज याद रखना, प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव में यही डिफरेंस है कि ये प्राइमरी वेव्स हमेशा वर्टिकल मूव करेगा और सेकेंडरी वेव्स हमेशा हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा या फिर वाइस वर्सा नहीं होगा। सो याद रखना, प्राइमरी वेव्स ऑलवेज ट्रेवल्स वर्टिकल इन ए वर्टिकल डायरेक्शन, वहीं पे सेकेंडरी वेव्स ऑलवेज ट्रेवल इन ए हॉरिजॉन्टल वेव्स। सो दिस वेव्स ट्रेवल इन ऑल मीडियम। सो अब और एक चीज याद रखना कि ये जो वेव्स रहते हैं ना ये बेसिकली तीनों मीडियम में बन ट्रेवल करते हैं। अब तीनों मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से ये होता है कि बेसिकली इसका जो शैडो जोन होता है ना वो बहुत ही कम बनता है, या आप देख सकते हो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक शैडो जोन है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है एक वेव्स। अब यहाँ डायरेक्शन बदल गया। अब डायरेक्शन क्यों बदल गया? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से बदल गया डायरेक्शन। अब हम लोग ने क्लास 10 में देखा था, दो टर्म होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अब ये एक प्लेन सरफेस है। अब ये यहाँ पे कोई रेज आती है, यहाँ पे कोई रेज आती है, अगर ये बाउंस बैक कर जाएगा तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब वहीं पे दूसरा रेज आता है, अब वहीं पे और एक दूसरा रेज आता है। अब ये जो दूसरा रेज है ये बेसिकली बाउंस बैक नहीं करेगा, ये इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसी डायरेक्शन को चेंज होने के जो प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोला जाता है, इसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। सो ये जो यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज हुआ रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है पहले सॉलिड था, इसके बाद लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी कि जो मेंटल है हमारा वो लिक्विड स्टेट में है, जिसके वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर सॉलिड में आया तो फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया यहाँ पे। तो इस रीजन से हमारा जो शेडो जोन बनता है ये हमारा शेडो जोन हो गया, ये भी वैसे ही सेम यहाँ पे होगा। इस रीजन ये रीजन हमारा हो जाएगा शेडो जोन। सो यहाँ का जो शेडो जोन का लेंथ रहेगा वो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक रहेगा। इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो एवरेज वेलोसिटी है 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं पे 6 किलोमीटर पर सेकेंड का जो क्रस्ट रीजन पे स्पीड रहेगा वहीं 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड लोअर मेंटल में रहेगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड कोर में रहेगा। अब ये जो जो ट्रैवलिंग स्पीड है वेलोसिटी है वो बेसिकली स्लो डाउन हो जाएगा लिक्विड मटेरियल्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया था सॉलिड मटेरियल्स में, सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा, वहीं पे लिक्विड मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा इसका स्पीड डाउन हो जाएगा, घट जाएगा। सो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स भी हमारा एक सिस्मिक वेव का टाइप है, और जो कि हमारा बॉडी वेव में आता है। सेकेंडरी वेव में बेसिकली इसका जो मूवमेंट होता है ना वो वाटर रिपल्स के जैसे आता है। वाटर रिपल्स से समझने से पहले हम लोग इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है, डिस्टॉर्शनल वेव भी बोला जाता है, या फिर सिंपली एस वेव भी बोला जाता है। ट्रांसवर्स वेव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रांसवर्स वे में ट्रैवल करता है, ये जो साउंड वेव्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है, डिस्टॉर्शन होता है ट्रैवल करता है। और ये वाटर रिपल्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेव है ये बेसिकली एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का, और इसी को हम लोग एस वेव भी बोला जाता है, इसी को एस वेव भी बोलते हैं। सो अब एक चीज़ ये फैक्चुअल बात ये है कि जो एस वेव है ये बेसिकली लिक्विड मटेरियल में ट्रेवल नहीं करता है, और लिक्विड मटेरियल में ट्रेवल नहीं करेंगे तो इसका बेसिकली शेडो जोन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बनेगा, शेडो जोन बहुत ही ज़्यादा बनेगा। और जिसके वजह से इस रीजन में देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ कैजुअलिटीज या फिर अर्थक्वेक। सो बेसिकली 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक यहाँ पे शेडो जोन रहेगा, यानी कि इस रीजन में अर्थक्वेक आने की कोई भी संभावना नहीं है। सो दिस वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसका जो वेव का फ्रीक्वेंसी वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो इसका जो वेव लेंथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, और ये भी बेसिकली हाईली डिस्ट्रक्टिव रहता है पी वेव्स के तुलना से।
और इसका जो ट्रैवल होता है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल वे में ट्रैवलिंग करता है। सो द ट्रैवलिंग ऑन द अर्थ सरफेस कॉज्ड ड्यू टू दिस वेव्स इज फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में ट्रैम्बलिंग होता है। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल वेव मतलब इस तरीके से ट्रैम्बलिंग होता है और वर्टिकल मतलब इस तरीके से ट्रैम्बलिंग होता है अर्थ सरफेस पे। सो ये बेसिकली सेकेंडरी वेव्स हॉरिजेंटल होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं हमारे अर्थ सरफेस में, जिसके वजह से डिस्ट्रक्शन कैजुअलिटीज बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस वेव के बारे में। सो सरफेस वेव को बेसिकली एल वेव्स भी बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड वेव्स। लॉन्ग पीरियड वेव्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका लेंथ रहता है ना, वेव लेंथ का लेंथ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। वेव लेंथ क्या होता है, बेसिकली मान लो एक साउंड वेव है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा क्रेस्ट हो जाता है, ये भी हमारा क्रेस्ट है। अब ये इसका जो दो क्रेस्ट का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। अब ये वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, जिसके वजह से हाईली डिस्ट्रक्शन होता है। सो और एक चीज़ याद रखना कि दिस वेव्स जनरली इफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ये हमेशा सरफेस में ही ऑक्यूर करेगा और हमेशा कुछ देर कुछ दूरी तक अंदर तक जाने के बाद ही ये मर जाता है, ये खत्म हो जाता है ये वेव्स। सो याद रखना हमेशा सरफेस के ऊपर जनरेट होगा और कुछ डेप्थ तक जाने जाने के बाद ये हमेशा खत्म हो जाएगा। सो सरफेस वेव आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड वेव्स, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही लंबा होता है और ये लंबा होने की वजह से इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो कम होता है, और इसीलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं और शीयर वेव्स भी बोला जाता है। थ्रू देयर स्पीड इज स्लोअर देन पी। अब ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्लो वेव्स रहते हैं, पी और एस वेव्स के मुकाबले इनका जो स्पीड है ना, वेलोसिटी, वो बहुत ही कम है। कम है इसका मतलब ये नहीं कि ये वायलेंट नहीं होगा, तो बेसिकली ये हाईली वायलेंट होता है, हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है। अब हाईली वायलेंट और हाईली डिस्ट्रक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा सरफेस के ऊपर ऑक्यूर होता है। अब सरफेस के ऊपर ऑक्यूर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ह्यूमन कैजुअलिटीज बहुत ही ज़्यादा इसमें होते हैं, प्रॉपर्टीज लॉस होता है, हमारा अर्थ जो क्रस्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप में बदल जाते हैं। सो दिस वेव्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। सो अब हमने देखा कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सरफेस वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द काउजेस, व्हाट आर द रीजंस दैट ऑक्यूर अर्थक्वेक। सो बेसिकली वो क्या रीजन हो सकते हैं अर्थक्वेक होने का। सबसे पहला रीजन है वोल्केनोसिटी। अब मान लो कहीं भी वोल्केनिक माउंटेन है, अब वो वोल्केनिक माउंटेन में बेसिकली वहाँ वोल्केनिक माउंटेन इसीलिए है क्योंकि वो वीकर जोन है, वीकर जोन है, वीकर जोन ऑफ द अर्थ है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। वहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, किसका कॉलिजन हो रहा है, एक अर्थ कॉन्टिनेंटल प्लेट का हो रहा है, एक ओशनिक प्लेट का हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो वॉल्केनो है वो फॉर्म होता है। अब इसी प्रोसेस में बेसिकली कहीं पे भी सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा वॉल्केनिक इरप्शन में, जो उस रीजन में जो वॉल्केनिक इरप्शन जिस रीजन में हुआ उसके आसपास के रीजन में एक हल्का सा ट्रेवल देखने को मिलेगा। और इसीलिए वॉल्केनिक रीजन्स में भी बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक ऑक्यूर होते हैं ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। सो द एक्सप्लोसिव वायलेंट गैसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिसिटी ट्राई टू escape upward, hence they push the crustal surface from below with a great force and thus is cause severe earth tremor ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली कभी भी हमारा सडन रिलीज होता है एनर्जी हमारे वॉल्केनिक माउंटेन में, तो उस जगह पे हमारा हाई अर्थ ट्रेमर होते हैं। अब सेकेंड काउस क्या हो सकता है, फॉल्टिंग में भी। अब मान लो कहीं पे फॉल्ट है, मान लो सैन एंड्रियास का फॉल्ट है जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका में है। आप लोगों ने सभी वर्ल्ड मैप अगर देखा होगा तो सैन एंड्रियास कहाँ पे है आप जानते हो। सो उस रीजन में क्या होता है ना, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज से सैन एंड्रियास फॉर्म होते हैं। अब वही ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में कहीं पे अचानक से अगर सडन एनर्जी रिलीज हो गया और सडन डिसलोकेशन ऑफ रॉक बेड्स जिसको बोल सकते हैं, रॉक ब्लॉक्स बोल सकते हैं, अब जिसके वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी रिलीज के कारण अर्थक्वेक ऑक्यूर होता है। सो बेसिकली फॉल्ट जहाँ पे भी बनते हैं उस रीजन पे भी हमारा अर्थक्वेक हो सकता है। सो caused by both tensile and compressive force trigger in immediate earth tremors due to sudden maladjustment of rock block। सो बेसिकली जब भी सडन माल एडजस्टमेंट होगा ऑफ रॉक ब्लॉक्स का
तब हमारा एनर्जी रिलीज होगा, सिस्मिक वेव्स रिलीज होंगे। किस रीजन में? फॉल्टिंग जहाँ पे होता है उस रीजन में। सो बेसिकली ये दो टाइप हो गया ये। अब तीसरा टाइप है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। अब बेसिकली ये एक हाइपोथेसिस है जो कि एच एफ रीड ने दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, इन्होंने रॉक ब्लॉक्स जो होता है ना, रॉक ब्लॉक्स, इनको कंपेयर कर दिया था रबर से। अब कैसे कंपेयर किया? अब हम लोग देखते हैं कि रबर लेते हैं, हम लोग उसको रबर को खींचते हैं, तो बेसिकली जब हम लोग खींचते हैं ना तो वो एक्सपेंड करता है। अब जैसे ही हम लोग खींचना बंद कर देंगे, हम लोग छोड़ देंगे, तो वो एक्सपेंड जैसे होता है फिर से हमारा उसी पोजीशन में आ जाता है, यानी कि फिर से हमारा कंप्रेस्ड हो जाता है। तो इसी को बेसिकली रीड ने इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में एक्सप्लेन किया, हमारा रॉक ब्लॉक का उदाहरण देके। सो अकॉर्डिंग टू हिम, द स्ट्रेचिंग एंड पुलिंग ऑफ क्रस्टल रॉक्स ड्यू टू टेंसाइल फोर्सेस इज स्लो प्रोसेस। सो बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि स्ट्रेचिंग और पुलिंग ऑफ क्रस्टल रॉक्स यानी क्रस्टल रीजन्स में टेंसाइल फोर्सेस की वजह से स्ट्रेचिंग होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो द रॉक्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रेस, यानी कि अगर ये जो टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा किसी भी क्रिस्टल रॉक ब्लॉक्स पे, तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ या फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगेंगे, और ये हमेशा खींचते जाएगा, स्ट्रेच होते जाएगा। अब एक ऐसा रीजन आएगा जब टेंसाइल फोर्स इसका इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो जो रबर होता है ना वो टूट जाएगा। अब रबर टूटने की वजह से क्या होगा ना, ये हमेशा ब्रोकन रॉक ब्लॉक्स जो है वो बेसिकली इमीडिएटली ऑक्यूपाई करना चाहेंगे प्रीवियस पोजीशन, यानी कि कंप्रेशन करना चाहेंगे। रबर खींचा हमने, छोड़ दिया, तो बेसिकली जैसा प्रीवियस पोजीशन था वो उस रीजन पे आ जाएगा। सो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। रॉक ब्लॉक हुआ, रॉक ब्लॉक खिंचाया, बहुत ही ज़्यादा खिंचाया, थाउजेंड्स ऑफ या फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक खिंचाते रहा, मान लो इतना बड़ा खिंचा गया रॉक ब्लॉक। तो बेसिकली ये एक ऐसा टाइम आएगा, टेंसाइल फोर्स है वो बेसिकली रुक जाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और ये जनरली फिर से हमारा एक छोटा सा फॉर्म में आ जाएगा, प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा आइसोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम होता है, जिसके वजह से हमारा शेकिंग ऑफ अर्थ होता है। और इसी टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में पढ़ते हैं, जो कि एच एफ रीड ने दिया था, ये याद रखना। सो ये हमारा तीसरा कॉज हो गया अर्थक्वेक का। अब चौथा कॉज क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं डैम बनाते हैं। सो अब हम लोग डैम बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो डैम बनता है ना, डैम में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक पानी रहता है। ये बेसिकली ये जो वाटर रहता है ना, ये जो वाटर है, ये हमारा अर्थ के जो ये मान लो अर्थ सरफेस है, ये जो वाटर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे हमारा लोड पड़ रहा है। अब ये कभी कभी ऐसा होता है ना, यहाँ पे गेट बहुत, अगर मान लो यहाँ पे जो डैम का गेट सब है वो बहुत ही खोल दिया, और खोलने की वजह से इसका जो वाटर का लेवल है ये यहाँ तक आ गया। अब ये जो वाटर का लेवल यहाँ तक हो गया, और ये जो लोड था नीचे हमारा, ये बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक ओक्योर होंगे। सो इस ये जो मेनली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये बेसिकली मैन इंड्यूस्ड एनर्जी रिलीज है, जो हमारा जो गवर्नमेंट या फिर जो भी इंडिविजुअल्स काउज करते हैं, ये हमारा काउज करते हैं ये अर्थक्वेक को। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल आर्टिफिशियल सुपर इनकम्बेंट लोड। सो ये बेसिकली हमारा जो वाटर का लोड हो जाएगा, सुपर इनकम्बेंट लोड हो जाएगा थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स, impounding of enormous volume of water in big reservoir behind the dam cause disequilibrium, यानी कि डिस imbalance of already आइसोस्टैटिकली एडजस्टेड रॉक बिलो द रिजर्वोयर। सो इसी डिसइक्विलिब्रियम के वजह से हमारा अर्थक्वेक काउज होता है। सो बेसिकली दिस फोर वेयर द मेजर टाइप्स ऑफ मेजर काउज ऑफ अर्थक्वेक। अब हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। अब क्लासिफिकेशन में बेसिकली बहुत से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सो पहला जो है जो कैजुअलिटी फैक्टर्स है उसके बेसिस पे किया गया है। सो नेचुरल अर्थक्वेक्स और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। सो नेचुरल में हमने अभी अभी देखा वॉल्केनिक अर्थक्वेक जहाँ भी ओक्योर होंगे, यानी कि ऐसे रीजन जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अगर वहाँ पे अर्थक्वेक ओक्योर होते हैं तो उस टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, सो बेसिकली कहीं भी हमारा
टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से अगर अर्थक्वेक ऑक्योर हुआ, जैसे कि फॉल्ट रीजन में हो गया, तो उस टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलेंगे। आइसोस्टैटिक एक अर्थक्वेक क्या होता है? अब आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक वो होता है, अब हम लोग ने देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो रहा है, वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, इम्बैलेंस ऑफ लोड हो रहा है, सुपर इंकम्बेंट लोड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से अर्थक्वेक ऑक्यूर हो रहा है। उसी टाइप के अर्थक्वेक ऑक्यूरेंस को हम लोग आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे आइसोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम को दर्शाएगा। सो प्लूटोनिक अर्थक्वेक क्या हो जाएगा कि जब भी हमारा जो अर्थक्वेक है वो उसका जो फोकस है वो बहुत डीप रहेगा, यानी कि मोर देन 300 किलोमीटर तक अगर डेप्थ रहेगा फोकस का, तो वो बेसिकली प्लूटोनिक अर्थक्वेक में आता है। और ये जो बेसिकली मेंटल में होता है, लिक्विड फॉर्म जहाँ रहेगा अर्थ के इंटीरियर में, लिक्विड फॉर्म में ये ओकियर करेगा, 300 किलोमीटर इसका डेप्थ रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैन इंड्यूस अर्थक्वेक्स। अब नाम से ही हमें पता चलता है कि जितने भी सारे नेचुरल रेदर देन नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल होंगे अर्थक्वेक, इंड्यूस होंगे ड्यू टू द आर्टिफिशियल वे, उस टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग आर्टिफिशियल या फिर मैन इंड्यूस अर्थक्वेक बोलेंगे। जैसे हमारा हो जाता है ओवर पंपिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल ऑयल अंडरग्राउंड एक्वीफर्स एंड ऑयल रिजर्व्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ बेसिकली कभी भी डिस इम्बैलेंस अगर प्रोवाइड हुआ, आइसोस्टेटिक डिसइक्विलिब्रियम हुआ, तो ये बेसिकली कॉज करेगा अर्थक्वेक को। सो डीप अंडरग्राउंड माइनिंग कभी कभी इस रीजन से भी, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग रीजन से भी हमारा अर्थक्वेक इंड्यूस होता है। कभी कभी अगर किसी रीजन्स में डायनामाइट्स फोड़ा जाए, कोल जो प्रोडक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल अर्थक्वेक में आ जाएगा। सो अब सेकेंड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। फर्स्ट हमारा कैजुएटिव फैक्टर, सेकेंड हमारा बेसिस। क्या बेसिस है, किस चीज को आधार माना है? फोकस को। सो गुटनबर्ग ने बेसिकली 3 टाइप में इस चीज को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। पहला है मॉडरेट अर्थक्वेक, जिसका जो डेप्थ रहेगा 0 to 50 किलोमीटर तक रहेगा। सेकेंड है इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। अब इंटरमीडिएट बेसिकली 50 किलोमीटर से लेकर के जितने भी सारे 250 किलोमीटर तक अर्थक्वेक इंड्यूस होंगे, वो इस कैटेगरी में आएगा। थर्ड है हमारा डीप फोकस अर्थक्वेक। सो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 250 से लेकर के 700 किलोमीटर तक होगा। और ये जो बेसिकली इसका जो अर्थक्वेक ऑक्योर होगा ना, ये बेसिकली प्लूटोनिक अर्थक्वेक बोलेंगे, क्योंकि ये हम बहुत ही ज़्यादा अंदर तक ऑक्योर होता है, फोकस इसका बहुत ही ज़्यादा लोकेटेड होता है अंदर तक। सो ह्यूमन कैजुअलिटीज के ऊपर में भी इसका डिवीजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला मॉडरेटली हजार्डियस अर्थक्वेक, अगर कभी भी ह्यूमन डेथ, अगर उसका जो कैजुअलिटीज होता है ह्यूमन डेथ का, वो बेसिकली बिलो 50,000 से कम हो, तो उसको हम लोग मॉडरेट अर्थक्वेक बोलेंगे। हाईली हजार्डियस अर्थक्वेक में बेसिकली इसका जो रेंजिंग होता है, ह्यूमन डेथ्स का रेंजिंग होता है, वो बढ़ जाता है 51,000 से लेकर के 1 लाख तक हो जाता है। और एक होता है मोस्ट हजार्डियस अर्थक्वेक, इसका मार्क है 1 लाख से अगर कहीं भी ज़्यादा अगर डेथ हो अर्थक्वेक की वजह से, उस अर्थक्वेक को हम लोग मोस्ट हजार्डियस अर्थक्वेक में कंसीडर करते हैं। सो अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। सो बेसिकली अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा अर्थक्वेक है वो वर्ल्ड में किस किस रीजन में सबसे ज़्यादा ऑक्योर होता है, सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। सो सबसे पहला रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, करकम पैसिफिक बेल्ट। इसको बेसिकली रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर। अब बेसिकली रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है, आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि रिंग ऑफ फायर इसको क्यों बोला जाता है। सो बेसिकली दिस बेल्ट अकाउंट 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक। सो बेसिकली यहाँ पे 65% जो जितने भी सारे वर्ल्ड में हमारा अर्थक्वेक आता है, 65% यहीं पे ऑक्योर होता है सिर्फ। सो ये किस लिए ऑक्योर होता है? फॉर आइडियल कंडीशन बनता है, जिसके वजह से ऑक्योर होता है। सबसे पहला जो जंक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक मार्जिन्स है, यंग जोन ऑफ यंग फॉल माउंटेन है, और जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनोस है, यहाँ पे जानते हैं वोल्केनोस बहुत ही ज़्यादा होता है, और सबडक्शन जोन ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है। सो बेसिकली दिस फोर आइडियल कंडीशन लीड टू द occurrence of earthquake in this region, in the Kirkam Pacific Belt region। अब यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देख लो,
ये जो हमारा रीजन है ना, ये इस रीजन को हम लोग करकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल बाउंड्री से लेकर कॉन्टिनेंटल ओशनिक बाउंड्री से लेकर के ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये बेसिकली वर्ल्ड का नॉर्थ ईस्ट रीजन है। इस रीजन को हम लोग करकम पैसिफिक बेल्ट में देखते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या होता है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बेसिकली मिड, ये मेडिटेरियन से है, इसके आसपास के जो जितने भी सारे रीजन्स है उसको कंसीडर किया जाता है, और साथ ही साथ ये जो हिमालयन रीजन्स है इसको भी देखा जाता है। सो अबाउट 21%, अब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में बेसिकली 21% ऑफ द टोटल सिस्मिक इवेंट्स। सो बेसिकली इसमें 65%, इसमें 65%, इसमें 21%। सो सिस्मिक इवेंट्स टोटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस किया जाता है इस रीजन में। सो बेसिकली दो, ये जो दोनों रीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वीकर जोन है। सो बेसिकली वीकर जोन होने की वजह से यहाँ पे आइसोस्टैटिक डिसइक्विलिब्रियम बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक ओक्योर होते हैं। सो अ फॉल्टेड माउंटेन वेयर आइसोस्टैटिक एंड फॉल्ट इंड्यूस्ड earthquake are caused due to subduction of African and Indian plate below the Eurasian plate. So basically these are the major zones of earthquake. So पहला है करकम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, थर्ड हमारा आ जाता है मिड अटलांटिक रीजस। मिड अटलांटिक रीजस ये होता है, अब ये हमारा पूरा का पूरा मिड अटलांटिक ओशन है ये। अब मिड अटलांटिक रीजस ये होता है, और इस रीज को बेसिकली मिड कॉन्टिनेंटल, सॉरी मिड अटलांटिक बेल्ट भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक ओक्योर होते हैं। सबसे थर्ड नंबर पे यही रीज है, यही बेल्ट है। और दिस बेल्ट इंक्लूड्स द एपिसेंटर्स लोकेटेड एट द, जो ये जो रीज है मिड अटलांटिक रीज, इसी के आसपास अर्थक्वेक ओक्योर होते हैं। सेवरल आइलैंड्स नियर द रीज experience several types of earthquake। the spreading of sea floor, यहाँ पे बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होता है, यानी कि फॉल्स बनते हैं। यहाँ इस रीजन में फॉल्स बनते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक ऑक्योर होते हैं यहाँ, और साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शन भी होता है जो कि फॉल के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग फिशर टाइप बोलते हैं, या फिर इस टाइप के वोल्केनिक इरप्शन को फिशर टाइप या फिर और एक नाम से बुलाया जाता है, क्वाइट इरप्शन टाइप। सो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया। विच आर काउज ड्यू टू अर्थक्वेक्स और मॉडरेट इंटेंसिटी, जो यहाँ पे बेसिकली इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड वो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, जिसके वजह से जो कैजुअलिटीज है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू अर्थक्वेक वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अर्थक्वेक से रिलेटेड आपका कोई फ्रेंड वीडियो देखना चाहे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहे, उसको शेयर भी कर सकते हैं। सो फॉर दिस नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।